दोस्तों मैं आप लोगों को एक लोकेशन बता रहा हूं और वो लोकेशन ये है रहीम यार खान शेख। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर ये स्थित है। ये जो एयरपोर्ट है वो दो तरीकों से काम में आता है, एक तो सिविलियंस के काम में आता है और साथ में डिफेंस के काम में आता है। रहीम यार खान की दूरी यहां से जैसलमेर से या फिर हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर से काउंट करें तो लगभग 250 के आसपास में है। 233 किलोमीटर हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक और काफी इंपॉर्टेंट ये एयरपोर्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भारत की टेरिटरी के ऊपर हमला करना हो तो यहां से आसानी से हो सकता है। रहीम यार खान ये जो एयरपोर्ट है और साथ में लिखा हुआ है जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो तरीके से काम में आ रहा है। पाकिस्तान ने इसको तैयार किया था कि जब भी भारत के साथ में कोई भी झड़प होगी तो सीधा डायरेक्टली यहां से ये क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से ये देखने में आ रहा है कि यहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ना तो यहां पर प्लेन्स जो है एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ कर रहे हैं, ना यहां पर लैंड कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी यहां पर नहीं है। और फिर हाल ही में एक नोटम जारी कर दिया गया है कि हम लोग 5 अगस्त 2025 तक भी इसको काम में नहीं लेंगे। ऐसा क्या हुआ है इनके साथ में? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं आपकी कि आप इस एयरपोर्ट को काम में नहीं ले रहे हैं, जबकि ये तो आपके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक था, काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी आप इसको काम में नहीं ले रहे हैं। हाल ही के अंदर आप देखिए एक पिक्चर जो है वो काफी वायरल हो रही थी, इमेज। इसमें लिखा हुआ था कि पाक एयरफोर्स बेस जो कि नूर खान का है और वहां पर ये फाइटर जेट जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी को लेकर काफी जो है मेम्स बने थे। ये इसके बाहर का एक पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर की इमेज, ये बिफोर और ये आफ्टर की इमेज है। नूर खान जो एयरबेस है, पहले उसकी हवाई पट्टी बड़ी साफ सुथरी आप लोग को दिखाई दे रही है, लेकिन हमने 10 मई को इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वहां पर अटैक हुए और अटैक के अंदर ये देखिए पूरी पट्टी के ऊपर भी एक मिसाइल जो है जाकर गिरी है। अब ये मत पूछना कि मिसाइल कौन सी थी। तो ये जो हवाई पट्टी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर की यहां पर आप लोग देखेंगे एक नाम जो है वो लिखा हुआ है और मैक्सार नाम यहां पर लिखा हुआ है। इस नाम को आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी के साथ में इमेजेस शेयर की थी और वो इमेजेस थी पहलगाम की, खासतौर पर कश्मीर की। फरवरी के अंदर बहुत सारी इमेजेस का डिमांड किया गया था पाकिस्तान की एक कंपनी के द्वारा, और वही कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी जो कि इमेज शेयर कर रही थी मैक्सार के साथ में, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। इसका मतलब है कि यूएसए की इस कंपनी को साफ तौर पर पता था कि पाकिस्तान की कंपनी आखिरकार कश्मीर की इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्यों मांगेगी। क्या उनको दरकार है कि वो अचानक से इसकी डिमांड प्रोड्यूस करने लग गए हैं? पहले कोई 1-2 इमेज ये डिमांड किया करते थे, लेकिन आप देखिए फरवरी के अंदर इन्होंने 22 इमेज तक मांग डाली थी, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जो कि मैक्सार कंपनी के द्वारा पाकिस्तान की कंपनी को दी गई थी। और वही कंपनी जो कि आतंकवादी ग्रुप लश्कर तैयबा के साथ में इमेज को शेयर कर रही थी। खास तौर पर आईएसआई के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा था। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो अमेरिका को ये सब कुछ पता था कि ऐसा कुछ वहां पर घटित हो रहा है। लेकिन बात यह है कि नूर खान यानी कि रहीम यार खान जो एयरबेस है, रहीम यार खान एयरबेस का अब तक भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 2 महीने हो चुके हैं। ये 2 महीने हम लोग कब से काउंट कर रहे हैं? ये काउंट कर रहे हैं हम लोग 10 मई से। 10 मई को क्या हुआ था? 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। 22 अप्रैल को जब हमारे 26 लोग मारे गए, निर्दोष लोग थे, वो तो घूमने के लिए गए थे, उनका कोई लेना देना इसके अंदर नहीं था। तो 10 मई तक ये सब कुछ चलता है। 6 और 7 मई को हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जो है उनको तबाह कर दिए थे। 10 मई को रहीम यार खान ये जो एयरबेस है यहां पर हमारे द्वारा अटैक किया गया। और 10 मई को ही शाम को 5 बजे भारत और इंडिया यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर साइन हुआ। और करवाया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, ना तो भारत ने कहा ना पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन शाम को 5 बजे ये सीज फायर का हल्ला जो है वो अमेरिका की तरफ से आने लगा। और जैसे ही हल्ला तेज हुआ और 5 बजे हमला कम हो गया, तो पाकिस्तान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हमने तो युद्ध ही जीत लिया है। ये कैसा युद्ध है? आप मुझे बताइए कि आपके घर के अंदर घुसकर हमने आतंकी ठिकानों को मार गिराया है और आप कह रहे हैं कि युद्ध जीत लिया है। तो पाकिस्तान ऐसे जो झूठे युद्ध है उनको कई बार जीत चुका है। पाकिस्तान तो ये भी अपने इतिहास में लिखता है कि
जो 99 का वॉर था, कारगिल वॉर, वो पाकिस्तान ने जीता था, ऐसा लिखता है वो। और 1971 का वॉर भी उसने जीता, वो तो अपने इतिहास के अंदर ऐसा लिखता ही है। ठीक है, अब अमेरिका को ये सब कुछ पता था, तो 10 मई को सीज फायर जो कि अमेरिका के द्वारा साइन हुआ था, उसने भारत ने भी नकार दिया, पाकिस्तान ने नकार दिया, कैसा कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी वाहवाही लूट रहे थे, वो सब कुछ गलत था। और आज 2 महीने हो चुके हैं, कोई भी वहां पर एक्टिविटी नहीं है, मतलब डैमेज जबरदस्त था। लेकिन आपकी हेल्थ को डैमेज हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज हो रहा है, किसके द्वारा? पोर्नोग्राफी के द्वारा। 2 दिन के लिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सेल चल रही है, तो आप लोग इस 100 डेज के हार्ड चैलेंज का, 75 डेज के हार्ड चैलेंज का जरूर फायदा उठाइए, और काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 350 रुपीज के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट करें, देखें कि क्या आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे 75 डेज तक बिना पोर्नोग्राफी देखें। एक बार चैलेंज लेकर देख लीजिए क्या वाकई में पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकी ठिकाने थे जो पहले कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, बाद में हमने जो हमला किया उनके ऊपर तो वो इस तरीके से दिखाई देने लग गए। अब नूर खान है, मुरीद है, चकवाल है, रफीकी है, भारत ने इन सभी को निशाना बनाया। जंग का मैदान जो है पाकिस्तान के अंदर बन चुका था। उनका एक न्यूक्लियर बेस भी था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी थी। वहां पर जैसी जाकर मिसाइल गिरती है तो फिर अमेरिका से बोरॉन के जो जहाज हैं वो आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका जो रेडियो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए। इसीलिए अमेरिका ने भी उस बात को छिपाया और पाकिस्तान ने भी छिपाया। लेकिन आज लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और ये रहीम यार खान जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब हमने कहां कहां टारगेट बनाया था, देखिए सबसे पहले नूर खान जो एयरबेस है जो कि चकवाल रावलपिंडी के अंदर स्थित है, पहला टारगेट हमने इसको बनाया। दूसरा मतलब जहां जहां से पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज को और तेज कर सकता है, रफीकी एयरबेस है जो कि पंजाब के अंदर स्थित है, फिर है मुरीद एयरबेस जो कि चकवाल के अंदर स्थित है, और चुनियान एयरबेस जो कि पंजाब के अंदर स्थित है। यहां पर इनको हमने टारगेट किया। साथ ही के अंदर ट्रांसपोर्ट एक एयरक्राफ्ट था जो कि नूर खान एयरबेस पर था, वो डैमेज हो गया था इनका, और टेक्निकल फैसिलिटीज जो कि चुनान के अंदर थी वो भी वहां पर डैमेज हो गई थी। मरकज सुबहान अल्लाह टेरर कैंप बहावलपुर के अंदर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर जैश ए मोहम्मद अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था। वहीं से हथियार सप्लाई हुआ करते थे और हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम यहीं पर होता था। खास तौर पर मस्जिदों का सहारा यहां पर था, मतलब पाकिस्तान की जो मस्जिदें हैं वहां पर इस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी, मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, है ना। और वहीं पर जैसे ये आप देखिए, ये टेरर कैंप था जहां पर उनको ट्रेनिंग मिल रही थी। तो इन सबको, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, टीआरएफ हो, इन सबको हमने टारगेट किया। तो ये जो टीआरएफ है इसको हाल ही में अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया है कि ये तो एक आतंकवादी संगठन है। अब ऑपरेशन सिंदूर हमने जब किया 22 अप्रैल के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि हम लोग रुक गए हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है अभी तक, अभी भी वो चल रहा है। हमको जब भी मौका मिलता है, हमको जब भी कोई इंटेलिजेंस मिलती है, हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने उनको निशाना बनाते हैं, और उसको रोकने वाला पाकिस्तान भी नहीं है, वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहा है। हम लगातार अपनी ऑपरेशन सिंदूर को आगे चलाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी तरफ से हाल ही में एक नोटम जारी हुआ। नोटम एक ऐसा दस्तावेज होता है, नोटिफिकेशन होता है, जो कि जारी किया जाता है वहां के एयरपोर्ट्स के लिए, वहां के एयर डिफेंस के लिए। जैसे पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया तो नोटम जारी किया, वहां के एयर डिफेंस को किस तरीके से काम करना है इसके लिए नोटम जो है वो जारी किया गया। और 5 अगस्त 2025 के लिए कहा गया कि हम लोग तब तक हमारे रहीम यार खान एयरबेस को यूज नहीं करेंगे, जो कि ड्यूअल फैसिलिटी उनको दे रहा है, चाहे फिर वो सिविलियंस के लिए हो, चाहे फिर वो डिफेंस के लिए हो। और यह भी बताया जा रहा है कि 5 अगस्त से बढ़ाकर इसको आगे नवंबर तक भी कर सकते हैं, जब तक कि उस डैमेज को रिकवर नहीं किया जाता है। अब देखिए ये सब कुछ किया कैसे, किसकी बदौलत हुआ। हमारे पास में एक मिसाइल है ब्रह्मोस, नाम सुना है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको अगर दिल्ली से भी छोड़ा जाए तो पाकिस्तान को तबाह कर देगी जाकर वो। अब हमने रशिया के साथ में वापस एक टाइप किया है रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि हम लोग इसको हाइपरसोनिक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्रह्मोस का जब जैसे ही नाम आया कि हमने ब्रह्मोस से इतना सब कुछ तबाह कर दिया है, अचानक से ब्रह्मोस की डिफेंस मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लगी और हमारे इंडियन मार्केट के जो डिफेंस शेयर थे
उनको भी लगातार ग्रोथ मिलने लगी। अब आप देखेंगे कि आवाज से भी 8 गुना तेज भारत और रूस बनाएगा ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल। व्हाट इज हाइपरसोनिक? सुपरसोनिक, सबसोनिक? एक्चुअली में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, अगर वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करे तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो क्या है? हाइपरसोनिक है। जैसे ये कह रहा है कि 8 गुना तेज बनाएंगे आवाज से भी, तो आवाज से 8 गुना तेज है, इसका मतलब है कि ये 8 मैक नंबर की बनेगी या 9 मैक नंबर की बनेगी। अब ये मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिवाइड कर दीजिए तो मैक नंबर निकलता है। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि 8 गुना तेज है, तो लगभग आप मान के चलिए कि एक मैक नंबर में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ठीक है, और यहां पर जो है वो लगभग 11,000 किलोमीटर की रफ्तार हो जाएगी पर आर। इतनी जबरदस्त स्पीड होती है। तो हवा से ज्यादा तेज जो है रफ्तार लेने के लिए वापस से हमने किसके साथ में टाइप किया है? रशिया के साथ में टाइप किया है। अब ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, अभी किस कैटेगरी के अंदर है? क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हवा के अंदर निकल जाती है, जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उससे ऊपर निकल जाती है और ऊपर निकलकर फिर अपने टारगेट को तलाश करती है कहां पर टारगेट है। जबकि क्रूज मिसाइल क्या है कि वो रडार के पकड़ में नहीं आती है, जमीन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चलती है और पैरेलल चलती चलती टारगेट को हिट करती है। इसकी खास बात है कि रडार के पकड़ में नहीं आती है और लक्ष्य का पीछा कर सकती है, टारगेट का ये पीछा कर सकती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का हमला बड़ा जबरदस्त होता है, मतलब कहते हैं कि खूंखार शेर है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन एक खूंखार शेर के अंदर एक बड़ी कमी है कि वो रडार के पकड़ में आ जाती है और उससे कोई बच सकता है, लेकिन इससे नहीं बच सकता है क्रूज मिसाइल से। इसलिए ब्रह्मोस को लेकर ही टारगेट किया गया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, खास तौर पर वहां की जो एयरबेस है, ताकि कल को बात ज्यादा बिगड़े तो कम से कम हम उनके ऑपरेशनल जो काम है उनको तो रोक सकें। इसलिए हमने एयरबेस को टारगेट किया। अब बात यह है, जैसे ये खबर फैलने लगी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्रह्मोस की डिमांड इंक्रीज होने लगी। फिलीपाइंस, वियतनाम कह रहा है कि हमको और दो, उनके पास में पहले से है, वो कह रहे हैं कि हमको और टेक्नोलॉजी वाली दो, और एडवांस दो, कल को हमको भी जरूरत पड़ सकती है। तो फिलीपाइंस और वियतनाम के पास में पहले से ही थी, लेकिन साइप्रस और ग्रीस इन्होंने कहा कि हमको भी अब चाहिए। हमने ऑफर कर दिया। हमने टर्की जो था, टर्की, उसकी एक दुखती रग पर हमने हाथ रखा, क्योंकि टर्की, एर्दोगान जो है वो जब भी पाकिस्तान में आता था तो वो पीओके वाले एरिया में जरूर आता था और वो पाकिस्तान के लिए कहता था कि ये तो उसका है। तो टर्की को समझाने के लिए हमने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, और वो क्या है? वो है साइप्रस। साइप्रस का जो नदन एरिया है उसको क्लेम करता है टर्की। अब हमने कहा कि ये तो टर्की का है ही नहीं, ये तो किसका है? साइप्रस का है, जो कि इलीगल तरीके से कौन करता है? टर्की जो है उस पर क्लेम करता है। हमने कहा कि गलत है ये तो टर्की को लगा कि यार हम कश्मीर की मुद्दे की बात करते हैं, ये हमारे यहां पर आकर साइप्रस की बात करते हैं। हमने साइप्रस को, ग्रीस को ये कह दिया कि तुम एक काम करो, तुम डरो मत इससे, हम तुमको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, अटैक कर डालना, खत्म कर देना उसको। टर्की को लगा ये तो भारी पड़ गया हमारे ऊपर, है ना। तो भारत जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक अपने कदम ले रहा है। ठीक है, चलो, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रहीम यार खान जो एयरबेस डैमेज हुआ था, जिसको पाकिस्तान नकार भी रहा था, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, फिर क्यों आप उसको चालू नहीं कर रहे हैं? तो साफ तौर पर जाहिर है पाकिस्तान को बड़ा डैमेज लगा था। ठीक है, तो हमारे 75 डेज को एक्सेप्ट करो, चैलेंज को, और जिंदगी के अंदर थोड़ा सा यार, है ना, चैलेंजिंग होना ही चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौर ऑफिशियल, दोनों चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा एक चैलेंज चल रहा है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।